हो सकता था कि आज राजस्थान की राजधानी जयपुर की अपेक्षा जोधपुर होती अगर एक समिति ने अपनी सिफारिशों में कुछ बातें जोधपुर के विरोध में और जयपुर के पक्ष में ना कही होती। तो हो सकता था 30 मार्च सन 1949 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का जब चौथा चरण संपन्न हुआ, जिसको विशाल राजस्थान कहा गया, उस विशाल राजस्थान में जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड की उन सभी शर्तों को मान लिया गया जिसमें जयपुर को राजधानी के तौर पर रखा जाना था और सवाई मानसिंह सेकंड को आजीवन राज प्रमुख के पद पर रखा जाना था। लेकिन जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह चाहते थे कि जोधपुर को ही राजधानी के तौर पर रखा जाए और इस बात को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद भी हुआ। तो आखिर यह क्या विषय था और कौन सी समिति का गठन किया गया था राजधानी को तय करने के लिए और उस समिति की क्या सिफारिशें थी, इस संपूर्ण विषय पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित इस वीडियो सीरीज का हमारा पार्ट 6। आइए शुरू करते हैं। बात है 30 मार्च सन 1949 की और जगह है जयपुर। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है यह है जयपुर का बड़ा सुंदर आमेर महल पैलेस। तो 30 मार्च 1949 को यहां जयपुर में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का चौथा चरण संपन्न हुआ और इस चौथे चरण में राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतों को, क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़ी रियासतों को अन्य रियासतों के साथ विलय कर दिया गया। यह चौथा चरण था विशाल राजस्थान। इसका नाम दिया गया विशाल राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान। और इस चौथे चरण में जो रियासतें मिलाई गई थी, एक तो थी जयपुर रियासत, एक थी बीकानेर रियासत, एक थी जोधपुर रियासत और एक थी आपकी जैसलमेर रियासत। इन रियासतों को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में संपन्न, जिसको संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था, उस तीसरे चरण में जिन रियासतों को मिलाया गया था उन रियासतों के साथ इन 4 रियासतों को भी विलय कर दिया गया। इन 4 रियासतों में से 3 रियासत तो ऐसी थी जिन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार जैसा रियासती विभाग के नियम थे, रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन, तो जैसा रियासती विभाग के नियम थे कि आप स्वतंत्र इकाई रहना चाहते हैं तो बेशक रहो, आपकी सालाना आय 1 करोड़ होनी चाहिए, आपकी आबादी 10 लाख होनी चाहिए। तो इन 4 रियासतों में से ये 3 रियासतें जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, ये इन शर्तों को पूरा करती थी। इसके अतिरिक्त उदयपुर भी ऐसी रियासत थी, मेवाड़ रियासत, वो भी इस शर्त को पूरा करती थी और राजस्थान की ऐसी कुल 4 रियासतें थी। उदयपुर का हालांकि पिछले चरण में, जो कि 18 अप्रैल 1948, पिछले वर्ष 1949 से पिछले वर्ष 18 अप्रैल 1948 को जो चरण संपन्न हुआ था संयुक्त राजस्थान, उसमें उदयपुर का विलय हो चुका था। हालांकि जब उदयपुर का विलय हुआ तो बीकानेर के जो शासक थे शार्दुल सिंह जी, महाराजा शार्दुल सिंह, कहां गई महाराजा की इमेज, ये इन्होंने अपने प्रधानमंत्री जसवंत सिंह दाऊद सर को, जसवंत सिंह दाऊद सर, इनको मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के पास में भेजा और यह कहलवाया कि जो मेवाड़ रियासत कभी मुगलों के आगे नहीं झुकी वो आखिर कांग्रेस के आगे कैसे झुक गई। तो महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा यह कहा गया कि जिस प्रकार मैंने किया है, अपनी रियासत का विलय किया है, आप सभी को भी इसी प्रकार का, इस कदम का अनुसरण करना चाहिए। खैर, वापस अपने इसी विषय पर आ जाते हैं। तो ये रियासतें थी, इनमें से ये रियासत जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये अपने आप को स्वतंत्र इकाई रख सकती थी, इसलिए इन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता था। अब दिक्कत यहां यह भी थी कि जयपुर के शासक की कुछ अपनी मांग और अपनी शर्तें थी। जोधपुर के जो शासक हैं हनुमंत सिंह, ये पाकिस्तान के साथ में जाना चाहते थे क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इनको ज्यादा रियायतों की पेशकश कर दी गई थी। तो अब एक एक करके इन आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार से रियासती विभाग के द्वारा प्रयास किए गए। रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन जयपुर में आए 11
जनवरी 1949। और जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड, ये लो साहब, ये थे जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड, और ये हैं उस समय इनके प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी, थोड़ा सा इनका भी परिचय ले लो। वी.टी. कृष्णामाचारी जो कि एक आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्वेंट थे, काफी योग्य व्यक्ति थे। बड़ौदा में दीवान के पद पर भी कार्य कर चुके थे 1927 से 1944 तक, 1927 से और 44 तक बड़ौदा के दीवान के पद पर। इसके अतिरिक्त जयपुर में भी प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया था 1946 से और 49 तक, 1946 से और 49 तक। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य भी ये चुने गए थे 1961 से और 64 के दौरान, 1961 से 64, फिर 64 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका परिचय मिल गया। अब जब वीपी मेनन इनके पास में आए तो जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड ने अपनी कुछ शर्तें रखी कि ठीक है हम विलय करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें इस प्रकार से हैं, गौर करना आप थोड़ा सा, कि साहब ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में एक काम करो, आप 3 इकाइयों में डिवाइड करो इसको। एक इकाई तो ये बनाओ जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, यानी जो पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ लगने वाली जो रियासतें हैं, इन तीनों को मिलाकर एक यूनिट, एक इकाई बना दो, और इसको कहेंगे पश्चिमी राजस्थान संघ। पश्चिमी राजस्थान संघ, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के पिछले चरण तक, यानी तीसरे चरण तक, जो कि 18 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ, जिसको संयुक्त राजस्थान कहा गया, तो अब तक आपने जिन रियासतों का विलय कर दिया गया है उनको एज इट इज रहने दो। तो साहब ये 10 रियासतें और एक ठिकाना था। कौन सी 10 रियासतें? 3 हाड़ौती की, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये कोटा, ये बूंदी, ये झालावाड़। इसके अलावा 3 वागड़ की, वागड़ इसको कहते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है साहब। इसके अलावा 2 छोटी रियासतें, एक किशनगढ़ और एक शाहपुरा। किशनगढ़ जो अजमेर में आता है, शाहपुरा जो वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। एक मुस्लिम रियासत टोंक, और ठिकाना जो था बांसवाड़ा में वर्तमान में आता है कुशलगढ़, तो ये पहले ठिकाना था। इसके अलावा मेवाड़ रियासत। तो इनको मिलाकर आपने जो एक संयुक्त राजस्थान बनाया है, इसको एज इट इज रहने दो। प्लस इधर की ये जो रियासतें हैं भरतपुर और धौलपुर, इनको एक काम करो यूपी में मिला दो, तो इनका राजस्थान से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि इन्होंने प्रयास काफी किए भरतपुर और धौलपुर वालों ने कि ये यूपी के साथ चले जाएं, लेकिन जन भावना और जन प्रतिनिधियों के दबाव के कारण बाद में जो समिति गठित की गई थी, उस समिति की सिफारिशों के आधार पर इन रियासतों का राजस्थान में ही विलय कर दिया गया था, जो आगे चर्चा का विषय है। तो सवाई मानसिंह सेकंड अपनी ये शर्तें रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं कि इनको यूपी में मिला दो। अब जो रियासत बची, एक तो रही आपकी करौली साहब, इसके अतिरिक्त आपकी अलवर, इन रियासतों को जयपुर में मिला दिया जाए और ये तीसरा चरण, तीसरा संघ बना दिया जाए। तो 3 संघ के लिए उन्होंने कहा, एक तो ये बना दो पश्चिमी राजस्थान संघ, एक जो आप बना चुके हो संयुक्त राजस्थान, एक उसको रहने दो, और तीसरा जयपुर में अलवर और करौली का विलय कर दो, और ये तीसरा संघ आपका बन जाएगा। प्लस कुछ मांगे और हैं। एक तो ये कि साहब मेरे को वंशानुगत, मानसिंह सेकंड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे को वंशानुगत राज प्रमुख आप बनाइए। अब वंशानुगत का मतलब क्या है, ये मेरे शब्द नहीं आना चाहिए वैसे वंशानुगत में। वंशानुगत का अर्थ यह है कि साहब जब तक मैं हूं जीवित तब तक मैं राज प्रमुख, मेरी मृत्यु के बाद जो भी मेरे औपचारिक उत्तराधिकारी जो रहेंगे, हालांकि लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन जो भी उत्तराधिकारी रहेंगे वो राज प्रमुख रहेंगे, ये पद वंशानुगत चलता जाएगा। एक ये मांग रखी गई इनके द्वारा। साथ ही साथ ये कहा गया कि राजधानी जयपुर होनी चाहिए। ये लो साहब, ये राजधानी जयपुर होनी चाहिए। तो अब वीपी मेनन के द्वारा क्या कहा गया कि साहब इस समय जन भावना को देखते हुए और जनप्रतिनिधियों के भारी दबाव को देखते हुए यह शर्त तो नहीं मानी जा सकती आपकी जी, जो पहली जो मांग है कि साहब राजस्थान को 3 हिस्सों में बांट दो और अलवर और करौली का जयपुर में विलय कर दो, क्योंकि यह संभव नहीं है।
राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे थे, अलग अलग संगठन थे। जैसे एक और आप बात कर लीजिए राम मनोहर लोहिया की, तो कहाँ गए राम मनोहर लोहिया जी, ये आ जाइए। इन्होंने पहले से ही एक संगठन बना रखा था, एक समिति बना रखी थी, राजस्थान आंदोलन समिति। राजस्थान आंदोलन समिति। इस सिस्टम क्या कई बार इधर उधर भागता है, एडजस्ट कर लेना भैया राइटिंग। तो ये पहले से ही काफी अपनी प्रबल रूप से मांग भी रख रहे थे, और दिसंबर 1948 में इस समिति के द्वारा दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1948, उसमें एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। प्रस्ताव यह था कि साहब राजस्थान का अलग अलग टुकड़ों में निर्माण मत करो, इस पूरे हिस्से को मिलाकर एक ही राजस्थान बनाओ, और जितना जल्दी हो सके ये पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो रियासतें हैं ना, सीमावर्ती रियासतें, इनका जल्दी से जल्दी विलय कर लो, क्योंकि यहां पर स्थिति जो है वो गंभीर हो सकती है। और हुआ भी ऐसा था, क्योंकि पाकिस्तान ने जब अपने कबीलाई भेजे थे तो उन्होंने कश्मीर की ओर भेजे। कश्मीर का काफी हिस्सा पाकिस्तान ने दबा ही रखा है, ये हिस्सा। हालांकि भारत के मौसम विभाग ने अभी यहां की मौसम संबंधी बुलेटिन जारी की थी, तो इसका मतलब यह है कि अब अगला जो हिस्सा होगा वो यही होगा, पीओके, जिसको पीओके कहते हो। तो पाकिस्तान ने कबीलाई आक्रमण से ये तो दबा ही लिया था, बलूच वाला हिस्सा भी दबा दिया था, जैसलमेर की साइड भी वो दबाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जोधपुर के जो शासक थे हनुमंत सिंह, उन्होंने जैसलमेर की सहायता की थी, जैसलमेर रियासत की, इसीलिए जैसलमेर वाला वो भाग नहीं ले सके थे। तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति के अधिवेशन में जो एक प्रस्ताव पारित किया था, उसमें कहा गया साहब जल्दी से जल्दी आप इसको एक इकाई बनाइए, पश्चिमी इन रियासतों को तो जल्दी से जल्दी जोड़ो, क्योंकि इनको गंभीर खतरा हो सकता है। तो वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि राजस्थान अलग अलग टुकड़ों में बने। इसी प्रकार से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो राजस्थान की इकाई थी, राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, उसने भी सितंबर 1948 में प्रस्ताव पारित किया था कि इन सबको मिलाकर एक ही राजस्थान बनना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वीपी मेनन ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि आपको राज प्रमुख बना दिया जाएगा और जयपुर को राजधानी बना दिया जाएगा, और ये बातें अनौपचारिक रूप से कही गई। फिर उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कराया और उस ड्राफ्ट पर सवाई मानसिंह सेकंड ने एग्री कर दिया। तो ठीक है साहब, जयपुर तो मान गए, जयपुर वाले मान गए। अब जोधपुर के जो शासक थे हनुमंत सिंह, तो हनुमंत सिंह आरंभ से प्रयास कर रहे थे ज्यादा रियायतें लेने के लिए, और मोहम्मद अली जिन्ना ज्यादातर लालच भी दे रहा था कि आपको जो जो रियायतें चाहिए, आपको कराची का बंदरगाह चाहिए आप ले लो, आपको रेलवे लाइन यहां तक की सुविधा चाहिए आप ले लो, यानी जितनी सुविधाएं आपको चाहिए वो सुविधा ले लो, ये है खाली कागज, इस पे है मेरे हस्ताक्षर, जो भरना है वो भर लो। लेकिन फिर भी रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन और भारत के वायसराय माउंटबेटन के प्रयासों से इनका भी, यानी इनकी रियासत का भी भारत संघ में विलय करवा लिया गया था। इसके अतिरिक्त जब जैसलमेर, ये जोधपुर रियासत ही आ गई, तो जोधपुर के साथ साथ जैसलमेर भी अपनी भविष्य की दिशा तय करने वाला था, क्योंकि जिधर जोधपुर जाएगा जैसलमेर भी उधर ही चला जाएगा। और बीकानेर रियासत ऐसी थी कि बीकानेर के शासक के द्वारा, शार्दुल सिंह के द्वारा, राजस्थान की अन्य रियासतों के मुकाबले सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे। अब लेकिन यहां पर देखो, जब यह विलय हुआ तो विलय होने में कुछ प्रॉब्लम्स और थी। प्रॉब्लम यह थी कि जयपुर के शासक की बात मान ली गई, इनकी बात के अनुसार इनको बना दिया गया राज प्रमुख, ओके, राजधानी बना दी गई जयपुर, ठीक है साहब। अब उदयपुर वाले यानी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह का क्या, क्योंकि इससे ठीक पहले पिछले साल 18 अप्रैल 1948 को महाराणा भूपाल सिंह ने अपनी मेवाड़ रियासत का विलय किया था अपनी कुछ शर्तों के हिसाब से। शर्त यह थी कि राजधानी उदयपुर रहे, तो उदयपुर राजधानी थी। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह रहे, तो राज प्रमुख भी महाराणा भूपाल सिंह थे। लेकिन अब जयपुर के आने से राजधानी जयपुर, इसके अतिरिक्त राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड, तो ये नाराज हुए। इनको मनाने के लिए एक नया पद सृजित किया गया और इनको कहा गया महाराज प्रमुख। मेवाड़ रियासत का अपना इतिहास था, अपना गौरवमयी इतिहास था। हालांकि इनको कुछ शारीरिक विकृति भी थी, इसीलिए राज प्रमुख के तौर पर ये ज्यादा सक्रिय भी नहीं रह सकते थे, तो इनको महाराज प्रमुख का पद दिया गया,
जयपुर के शासक सवाई मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख का पद दिया गया। इसके अतिरिक्त बाकी सबको भी प्रसन्न करने का प्रयास किया। जो जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह, ये हनुमंत सिंह, और कोटा के शासक महारावल भीम सिंह, इन दोनों को बनाया गया सीनियर उपराज प्रमुख, यानी कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख। तो ये महारावल भीम सिंह भी देख लो, ये लो साहब, ये महारावल भीम सिंह, इन दोनों को बनाया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख। इसके अलावा बूंदी और डूंगरपुर के शासक को भी प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। बूंदी के शासक थे महारावल बहादुर सिंह, ये रहे, इनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख, सिस्टम भी पता नहीं कहां का कहां भागता है, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। और डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह को भी कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। ये हैं साहब महारावल लक्ष्मण सिंह, जिनके बारे में पिछले वीडियोस में हमने काफी बात की थी। ये हो गए कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मेवाड़ वाले थे महाराणा भूपाल सिंह, वो महाराज प्रमुख, जयपुर वाले सवाई मान सिंह सेकंड राज प्रमुख, इसके अतिरिक्त जोधपुर के हनुमंत सिंह और कोटा के महारावल भीम सिंह, ये वरिष्ठ उपराज प्रमुख, इसके अतिरिक्त बूंदी के महारावल बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह, इनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया। ठीक है, अब लेकिन यहां मुख्य विवाद तो ये था ना कि साहब राजधानी आप जयपुर को क्यों बना रहे हो, राजधानी जयपुर ही क्यों बने। हनुमंत सिंह यानी जोधपुर महाराजा का कहना था कि राजधानी तो जोधपुर होनी चाहिए ना। विवाद उत्पन्न हुआ तो विवाद का हल करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया। वो समिति थी B.R. पटेल समिति, B.R. पटेल समिति। तो समिति के नाम से ही क्लियर है कि इसके अध्यक्ष कौन है, B.R. पटेल। इसके अतिरिक्त इसमें मेंबर भी थे, 2 मेंबर, एक T.C. पुरी और एक S.P. सिन्हा। अभी थोड़ा बताऊंगा डिटेल से, है ना, क्योंकि राजधानी को लेकर मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। एक तो T.C. पुरी और एक मेंबर थे इसके S.P. सिन्हा। ये समिति किस लिए गठित की कि साहब विशाल राजस्थान यानी कि ग्रेटर राजस्थान की राजधानी किसको बनाया जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि विशाल राजस्थान की राजधानी बनाने को लेकर उस विवाद को हल करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो वो थी B.R. पटेल समिति। एक समिति आपने और पढ़ी है, सत्यनारायण राव समिति, वो भी सही है, लेकिन वो राजस्थान की राजधानी बनाने को लेकर हुए विवाद या उत्पन्न विवाद को दूर करने के लिए उस समिति का गठन किया गया था, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि अब आते आते 30 मार्च 1949 ईस्वी तक राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का लगभग अस्तित्व आ चुका। मैं ये नहीं कह रहा हूं राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आ चुका, लगभग राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आ चुका। ये देखो भैया, ये राजस्थान में से केवल कुछ हिस्सा छोड़ दो अजमेर मेरवाड़ा का, और सिरोही वाला भाग छोड़ दो, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सिरोही जो है वो बंबई प्रांत को दे दिया गया था। तो इन हिस्सों को छोड़कर लगभग ये राजस्थान का निर्माण हो चुका। तो इसीलिए अब इस बात की भी ये प्रबल संभावना है कि इस विशाल राजस्थान की राजधानी जिसको भी बनाया जाएगा, भविष्य में यदि राजस्थान के स्वरूप में कुछ फेरबदल होता है तो आज जो राजधानी बनेगा भविष्य में उसी के ही राजधानी बने रहने की प्रबल संभावना है। इसीलिए जोधपुर वाले ये चाहते थे कि साहब राजधानी तो जोधपुर हो, और जयपुर वालों को अनौपचारिक रूप से कह दिया गया था कि साहब राजधानी तो जयपुर रहेगी, तो जयपुर को बना दिया। विवाद उत्पन्न हुआ। अब इस विवाद को दूर करने के लिए B.R. पटेल समिति का गठन किया। B.R. पटेल समिति ने अपनी सिफारिशें दी और सिफारिशों में यह कहा कि राजधानी जयपुर को होना चाहिए, जोधपुर को नहीं। क्यों? क्योंकि समिति ने यह कहा कि देखो साहब, एक तो जोधपुर का जो क्षेत्र है यहां पर पानी की बड़ी किल्लत है, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है और पानी की बहुत किल्लत है। तो आप अगर इसको राजधानी बना दोगे और राजधानी में पानी की व्यवस्था ही नहीं है तो यहां बड़ी दिक्कत होगी। तो एक तो कारण यह है जिसके वजह से जोधपुर को राजधानी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा यह है कि जोधपुर जो है वो दिल्ली से बहुत दूर है। ये देखो भैया, ये यहां पर ये है दिल्ली और ये है जोधपुर और यहां ये है जयपुर। तो दिल्ली से जोधपुर की अपेक्षा दिल्ली से जयपुर ज्यादा निकट है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, एक तो दिल्ली से दूरी, दूसरा पेयजल उपलब्धता है या नहीं है,
इसकी वजह से BR पटेल समिति ने यह कहा कि जयपुर को राजधानी रहना चाहिए। अब लेकिन बाकियों को प्रसन्न तो करना ही है ना, तो फिर इनको कुछ कुछ विभाग दे दिए गए। जोधपुर से यह कहा कि आपको हाई कोर्ट दिया जाता है, न्याय विभाग। ये लो साहब, आप न्याय विभाग या हाई कोर्ट आपको दिया जाता है, इसीलिए हमारी जो हाई कोर्ट की जो मेन बेंच है वो जोधपुर में है, जबकि उसकी जो बेंच है वो जयपुर में है। दरअसल जयपुर में क्यों उसकी बेंच लगाई गई, थोड़ा सा इस विषय को भी आप समझ लें तो क्लियर हो जाएगा। देखो, जोधपुर ये है यहां पर। अब अगर पूर्वी राजस्थान के यहां के व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए तो उसको बड़ी लंबी दूरी तय करके जोधपुर जाना पड़ेगा, उसकी बहुत ज्यादा भागादौड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इधर के लोगों को ध्यान में रखते हुए जो इसके राजस्थान हाई कोर्ट की एक बेंच जयपुर में स्थापित कर दी गई। वापस विषय पर आ जाओ कि न्याय तो दे दिया गया जोधपुर को, इसके अतिरिक्त बाकियों को भी प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। तो बाकियों को क्या दिया गया, एक बार थोड़ा सा इस पर भी आप गौर कर लेना। एक तो बात आती है उदयपुर की, तो भैया उदयपुर को दिया गया खनिज विभाग। ये लो साहब, ये उदयपुर खनिज। कोटा वालों को फॉरेस्ट दिया गया और इसके अतिरिक्त कोऑपरेटिव दिया गया, यानी कि वन और सहकारी। वन और सहकारी। बीकानेर को दिया गया शिक्षा विभाग, ये बीकानेर को दे दिया शिक्षा विभाग। भरतपुर को दिया गया कृषि विभाग। तो सबको कुछ ना कुछ देकर और प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। हालांकि राजधानी यहां पर जयपुर को ही बना दिया गया था। अब ये जो शासक हैं अपनी राजगद्दियां छोड़ रहे हैं, तो इनको कुछ अब पेंशन भी दी जाएगी, जिसको प्रीवी पर्स कहा गया। तो जयपुर वालों को अब सबसे ज्यादा प्रीवी पर्स दिया गया था 18 लाख। हालांकि एक नियम था कि 10 लाख से ऊपर किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन इनको 18 लाख का प्रीवी पर्स दिया गया था जयपुर वालों को। और इसके अतिरिक्त इनको राज प्रमुख के पद पर कार्य करने के लिए अलाउंस या भत्ता भी दिया गया 5.5 लाख। 5.5 लाख। इसके अतिरिक्त जोधपुर के शासक को इनको भत्ता दिया गया था, सॉरी भत्ता नहीं, प्रीवी पर्स इनको दिया गया था 17.5 लाख। 17.5 लाख। बीकानेर को दिया था 17 लाख। अभी मैं एक और डाटा बताऊंगा आपको जिसमें भारी अंतर है उन डाटा में, लेकिन एक बार ये देखो, बीकानेर के शासक को दिया था 17 लाख। और इस चरण में चौथी रियासत शामिल हुई थी जैसलमेर। जैसलमेर को दिया गया था 1,80,000। जैसलमेर के शासक की मेरे को इमेज नहीं मिली, तो मैं वैसे लिख देता हूं 1,80,000। जैसलमेर के शासक का नाम भी आप ध्यान रख लेना, महाराजा रघुनाथ सिंह बहादुर। रघुनाथ सिंह बहादुर। अब एक बात गौर करना, ये जो मैंने डाटा आपको बताए कि जयपुर वालों को 18 लाख दिए प्रीवी पर्स, इसके अलावा जोधपुर को दिया गया 17.5 लाख, बीकानेर को दिया 17 लाख और जैसलमेर को प्रीवी पर्स दिया था 1,80,000। ये डाटा है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब के, जो राजस्थान सरकारी किताब है। राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, विधानसभा पोर्टल पर, तो वहां पर जो डाटा दिए हैं वो भी सरकारी हैं। दोनों सरकारी डाटा हैं, दोनों में भारी अंतर है, देख लो एक बार। अब ये तो सरकारी बताए कौन से ज्यादा ठीक है। जयपुर वालों को तो सेम वही है, प्रीवी पर्स 18 लाख। जयपुर का एरिया भी ध्यान रख लेना, क्योंकि राजधानी है, हो सकता है अगर पूछा जाए तो 15,601 वर्ग मील ये जयपुर का एरिया। प्रीवी पर्स पे गौर करना, बीकानेर का और जोधपुर का, बीकानेर का भी 10 लाख और जोधपुर का भी 10 लाख। जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब क्या कहती है, बीकानेर को कितना मिला 17 लाख और जोधपुर को मिला 17.5 लाख, वो भी सरकारी है। ये जो चित्र मैंने लिया है ये विधानसभा पोर्टल से लिया है, ये भी सरकारी है। अब दोनों में से कौन सा सही है, दोनों ही सरकारी हैं, ये सरकार बताएगी। खैर जो था वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। इसके अतिरिक्त जैसलमेर का 1,80,000 बताया, तो जैसलमेर का यहाँ पर 1,80,000 ही है। अब ये प्रीवी पर्स की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं एक बार मंत्रिमंडल की, क्योंकि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो रही है, तो शासन का जो संचालन करेंगे वो तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करेंगे। उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं था, वो बाद में सृजित किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। तब जो राज्यों में जो प्रधानमंत्री के पद थे उनको तो मुख्यमंत्री कहा गया, और जो देश का मुख्य नेता था वो प्रधानमंत्री कहा गया। तो अब मंत्रिमंडल की बात करते हैं, तो मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों की ओर आपको लेकर चलता हूं। ध्यान देना, ये हैं हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री को विशाल राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। इनको ही क्यों बनाया गया,
क्योंकि देखो, एक तो गोकुल भाई भट्ट, जिनको हम कहते हैं राजस्थान का गांधी, जो सिरोही जिले से संबंधित हैं और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इनकी लाइजनिंग अच्छी थी आपस में, हीरालाल शास्त्री की और गोकुल भाई भट्ट की। और राजनीति में सब लाइजनिंग का ही खेल है। तो इनसे अच्छी लाइजनिंग थी, और इनसे अच्छी लाइजनिंग थी तो इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल से अच्छी लाइजनिंग थी। इसके अलावा जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड के मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था कहीं ना कहीं हीरालाल शास्त्री के लिए, क्योंकि पहले इनके मध्य एक समझौता हो चुका था, जिसकी प्रजामंडल आंदोलन में मैं आपके साथ में बात करूंगा, जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा गया था। तो इन सब बातों की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि प्रधानमंत्री जो हैं हीरालाल शास्त्री बने, और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 को इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। कब? 4 अप्रैल 1949। और इन्होंने फिर मंत्रिमंडल का गठन कर दिया था 7 अप्रैल 1949 को। 7 अप्रैल 1949। अब मंत्रिमंडल में इन्होंने किन किन को सम्मिलित किया वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अलग अलग मेंबर लिए थे, सबकी मुझे यहां इमेज मिली नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, यहां पर 2 और इमेज लगा रखी है मैंने। एक तो ये जयनारायण व्यास और ये हैं माणिक्यलाल वर्मा। ये भी बहुत बड़े नेता थे। जयनारायण व्यास जो कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो पहले विधानसभा चुनाव में इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो जालोरेर और एक जोधपुर भी, और दोनों जगह से ये पराजित हुए थे विधानसभा चुनाव में। माणिक्यलाल वर्मा भी बड़े नेता थे, लेकिन ये दोनों इस राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के चौथे चरण में, यानी विशाल राजस्थान में, जब हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया तो ये दोनों बड़े नाराज हुए। अब नाराज होना तो स्वाभाविक ही था भैया, राजनीति में अगर आप अपने मित्रों के साथ भी मेहनत कर रहे हो और आपको पद ना मिले, क्योंकि एक अंतिम उद्देश्य तो यही होता है ना, पद की प्राप्ति, तो इनको पद नहीं मिला तो इनका नाराज होना स्वाभाविक था ही था। तो अब इनके मंत्रिमंडल की हम बात कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल में किस किस को लिया गया, कहां से किसको लिया गया। तो राजस्थान के मैप से ही मैं आपको बता देता हूं। एक तो ध्यान रखना, रघुवर दयाल गोयल, ये थे बीकानेर के। रघुवर दयाल गोयल। 3 लोग लिए थे मारवाड़ से, जोधपुर से। एक तो थे आपके हनुमंत सिंह, एक थे नरसिंह कच्छावा, ये पूरा नाम आप लिख लेना। इसके अतिरिक्त फूलचंद बाफना, ये फूलचंद बाफना। कोटा से लिए गए थे वेदपाल त्यागी, तो ये आ जाओ भैया इधर कोटा, वेदपाल त्यागी। और 2 लोग लिए गए थे उदयपुर से, एक तो थे प्रेम नारायण माथुर और एक थे भूरेलाल बयां। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। उदयपुर से प्रेम नारायण माथुर, ये पूरा आप लिख लेना, और एक भूरेलाल बयां। तो जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे। अब हीरालाल शास्त्री जो हैं ये विशाल राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं, और इनके मंत्रिमंडल में अलग अलग इन्होंने अपने मंत्रिमंडल सदस्यों का गठन कर दिया। इसके अलावा कुछ एक बातें, छोटी छोटी बातें और ध्यान आप रख सकते हैं कि राजस्थान के मैं 3 ठिकाने आपको बता चुका। एक तो नीमराणा, जो मत्स्य संघ का जब गठन हुआ था तब उसको मिलाया गया था नीमराणा, जो वर्तमान में अलवर जिले में आता है। इसके अतिरिक्त कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में आता है, जिसको राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के दूसरे चरण में मिला लिया गया था। तीसरा जो ठिकाना था वो था लवा। ये लवा जो वर्तमान में तो टोंक जिले में आता है। और एक बात ध्यान रख लेना कि ये जो लवा है, ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा ठिकाना था। इसका क्षेत्रफल मात्र 20 वर्ग मील था, जैसा राजस्थान विधानसभा पोर्टल पर लिखा गया है। इस लवा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को, यानी कि जब जयपुर का विलय किया गया था उससे पहले ही केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा इस लवा ठिकाने को जयपुर रियासत में विलय कर दिया गया था। हालांकि ये जयपुर रियासत में ही आया करता था, लेकिन इसका विलय कर दिया गया था भारत की स्वतंत्रता के पश्चात। और फिर बाद में जब जयपुर का विलय हुआ तो इस लवा ठिकाने का अपने आप विलय हो गया था। इसके अलावा यह ध्यान रखना कि यह जो चौथा चरण संपन्न हुआ 30 मार्च 1949 को, तो इस दिन अब
लगभग राजस्थान का लगभग स्वरूप अस्तित्व में आ चुका था। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि जो वर्तमान स्वरूप है वो तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जैसा मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लगभग स्वरूप अस्तित्व में आ चुका था, सिर्फ कुछ हिस्सों को छोड़कर यह पूरा भाग बन चुका था। तो यह था हमारा राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का चौथा चरण और वीडियो सीरीज का छठा वीडियो। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आबू और देलवाड़ा को लेने के लिए, यानी सिरोही के वो भाग जहां पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं, उस भाग को लेकर क्यों विवाद उत्पन्न हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो चाहते थे कि वो हिस्सा उनकी तरफ रहे, जबकि राजस्थान वासी चाहते थे कि ये हिस्सा राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए। तो उसको लेकर अब क्या राजनीति हुई, आगे के वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।